A very good morning to all. Welcome to our channel ई पाठशाला. आज हम लोग आपको बताएंगे कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है. ठीक है, थोड़ी सी शेडो आ रही है क्या? ठीक है, दिख तो जाएगा ही. ठीक है, तो स्टार्ट कर लें हम हमारा. तो मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में बताऊंगी ताकि आपको अगर पारिस्थितिकी आता है तो आप उसको भी लिखो, और अगर इकोसिस्टम आता है तो आप उसको भी लिख लो. ठीक है, और अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में आपको पढ़ाने वाली हूँ. ऐसा मेरा मानना है कि आप जितना डिफरेंस करते हैं ना उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. ठीक है, तो इसके पहले वाला जो है पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षा का कंसेप्ट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके जो क्षेत्र हैं वो इसकी पहले वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, तो मैं इसमें बता दूँगी आपको, देख लेना, उस वीडियो को भी देख लेना. ठीक है, इसमें आप टर्मोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं इकोलॉजी को. ठीक है, इकोलॉजी के बारे में अभी हम सिर्फ इकोलॉजी समझ रहे हैं. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, छोड़ो 1869, तो 1869 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहिए. अर्नेस्ट हैकल नाम के व्यक्ति थे. कौन? अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, इकोलॉजी टर्म को डिफाइन किया था. मतलब इकोलॉजी इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने नाम निकाला था. कब निकाला था? 1869 में. ठीक है, ये तो अपना सिंपल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद पीटर ने बताया था, उसके बाद पीटर महाशय ने बताया था कि पारिस्थितिकी क्या होता है. पीटर महाशय ने पारिस्थितिकी की परिभाषा दे सकते, बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है, वनस्पति, कौन? वनस्पति व जीव, वनस्पति व जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, वनस्पति और जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो है पारिस्थितिकी. कुछ समझ में आया इस बात से? वनस्पति मतलब पूरे पेड़ पौधे, जीव मतलब पूरे जीव जंतु का पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो भैया पारिस्थितिकी है. वो क्या है? पारिस्थितिकी है. आगे समझ में. अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम पढ़ते हैं लॉजीज़ को, लॉजीज़ इन द सेंस, अगर मैं बोलूँ बायोलॉजी, अगर मैं बोलूँ जूलॉजी, अगर मैं बोलूँ इकोलॉजी, ठीक है, अरे तो वही हो गया. अगर मैं बोलूँ और भी बहुत सारी मतलब लॉजीज़ जो होती हैं. ठीक है, मैं यही बता, लॉजी मतलब क्या होता है. जैसे अपन बायोलॉजी की बात करते हैं, हम जीव जंतु का अध्ययन, तो लॉजी क्या है? अध्ययन है. लॉजी क्या है? एक अध्ययन है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो पाचन तंत्र है, ठीक है, हमारा पाचन तंत्र की बात करें, एक्सक्रीशन सिस्टम की बात कर ले, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम की बात कर ले, तो ये सिस्टम क्या है? एक तंत्र है. तंत्र है मतलब एक क्या है? एक प्रक्रिया है. एक प्रक्रिया चलती है ना, इसके अंदर कुछ प्रक्रिया चलती है, और इसके अंदर क्या चलता है? अध्ययन चलता है. टर्म समझ में आ रही है? इकोलॉजी में हम पर्यावरण मतलब जीव जंतु और जो वनस्पति होते हैं उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं. ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या कर रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में हम जीव जंतु, ठीक है, 3 टर्म आ जाएगी इधर, 3 टर्म्स आएगी. एक तो वनस्पति, ठीक है, एक आएगी वनस्पति, एक आएगी जीव, और एक आएगा पर्यावरण. ठीक है, ये 3 टर्म्स आएंगी. तो वनस्पति और जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध में अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, जबकि वनस्पति, जीव जंतु और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध या उनके बीच के अंतर संबंध की प्रक्रिया हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं. आई बात समझ में? ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ भैया, ये है पारिस्थितिकी. ये क्या है? पारिस्थितिकी. इंग्लिश में यार भाई, इकोलॉजी. ये क्या है? इकोलॉजी. ये क्या है? पारिस्थितिकी. और इसके अंदर बहुत सारे होते हैं इकोसिस्टम. इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इकोसिस्टम होते हैं. इकोसिस्टम बहुत सारे कैसे हो गए भैया? आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र हम एक पेड़ का भी पढ़ सकते हैं. एक पेड़ है, उसका भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है. कैसा होता है पेड़? एक पेड़ जो होता है उसमें वो क्या है, बहुत बड़ा, मतलब ये आपने पढ़े होंगे ना, तंत्र हम पढ़े होंगे. पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र होता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं. जैसे पेड़ की बात करें तो उसमें पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े उस पर आश्रित होते हैं, वो उसको खाते हैं. ठीक है, उसके बाद उसमें मरते हैं तो उसका जो खाद है वो पेड़ यूज़ करता है. तो ये पारिस्थितिकी तंत्र, एक प्रक्रिया चलती है. ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं
तो क्या होता है, जैसे जल है तो उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, और फिर बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ वगैरह जो भी खाती है। फिर ये जब मर जाते हैं तो इनको कौन खाता है, सूक्ष्म जीवाणु खाते हैं। कौन खाते हैं इनको, सूक्ष्म जीवाणु। ये भी जब सड़ जाते हैं तो इनको भी सूक्ष्म जीवाणु खाते हैं, ठीक है। तो ये एक तंत्र चला करता है, तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो मेरा ये मतलब समझ में आया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी एक अध्ययन है जिसमें इन सभी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। आ गई बात समझ में सभी को, ठीक है। और कोई डाउट, मेरे को लगता है और कुछ वो डाउट होगा। हाँ, एक डाउट और हो सकता है कि भैया इसमें क्या जैविक की चीज़ों को हम पढ़ते हैं, आपने जीवी लिख दिया, वनस्पति लिख दिया। नहीं भैया, इसमें अजैविक घटक भी होते हैं, इसमें अजैविक घटक भी होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत अजैविक घटक भी आएंगे, ठीक है। तो उनके बीच जो अंतर संबंध होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं इनके बीच के डिफरेंस। समझ में आ गया। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों में क्या हो जाएगा भैया, पहला डिफरेंस अगर आपको क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे डिफरेंस वाले, तो उसमें ऐसे ही लिखा करो, डिफरेंस ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ये क्या है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या है, एक अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है, एक अध्ययन है। जबकि ये क्या है भैया, ये एक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं, मतलब पारिस्थितिकी के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर हम बहुत सारे इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी, और ये आ जाएंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, और किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम, मतलब किसी एक का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, मतलब बोल सकते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। या यह पारिस्थितिकी इको, मेरे को हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत जा रही है, ठीक है, इकोलॉजी की एक शाखा है या फिर का एक क्या बोल सकते हैं यार हम इसको, तत्व है कि एक शाखा ही कर लो यार, शाखा नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसके अंतर्गत किया जाता है इकोलॉजी, इसे इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट क्या आ जाएगा कि इकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, इसमें हम क्या हुआ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें हम ऊर्जा का प्रवाह, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की प्रवाह, जैसे पेड़ है, पेड़ को बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी को शेर ने खाया, फिर शेर जब मर गया तो उसको कौवे और कीड़े मकोड़े ने खाया, ठीक है। तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अरे सब्जी भाजी वाले यार, मतलब मेन क्या है इसमें, सन सोर्स है, तो यहाँ से ऊर्जा आई, आधी ऊर्जा तो बाहर निकल जाती है, केवल 2% ऊर्जा ही आती है। फिर यहाँ पे 1% ऊर्जा का होता है, फिर ये 1% ऊर्जा होती है। तो ऐसे कर करके मतलब 1% क्या, उससे कम ऊर्जा यहाँ पे जाती है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह चला करता है। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ पोषक तत्वों का प्रभाव भी होता है, पोषक तत्व का प्रभाव भी होता है। ऐसा इसने उससे कुछ और खाया, बकरी में और भी चीज़ें हैं ना, तो जब शेर ने बकरी को खाया तो उसको वेजिटेबल्स के साथ ये पोषक तत्व भी और मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चला करती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। अब इसमें मैं आपको एको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको टर्म्स क्लियर करूँगी केवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अगर इनको खींच लो तो, ठीक है। एको टर्म इसमें आती है पारिस्थितिकी संतुलन। क्या, पारिस्थितिकी संतुलन, ब्लैक पेन, ठीक है। क्या आ जाएगा, पारिस्थितिकी
संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन। अब पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? तो इनमें जो घटक है, इसके जो घटक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं या फिर पारिस्थितिकी के जो घटक होते हैं, इसके घटक मान लो, इसके जो घटक होते हैं उनके बीच क्या होता है? अंतर संबंध होता है। पारिस्थितिकी के ऐसा लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी के सभी घटकों के मध्य क्या होता है? एक अंतर संबंध होता है। क्या होता है? एक अंतर संबंध होता है। ठीक है, तो इनके बीच अंतर संबंध और सामंजस्यपूर्ण जो स्थिति होती है, वो अगर इनके बीच अंतर संबंध जो होता है वो सामंजस्यपूर्ण है तो स्थिति कैसी रहती है? संतुलित रहती है। किंतु अगर ये अंतर संबंध ठीक से नहीं चला, सामंजस्यपूर्ण नहीं चला, तो उनके बीच क्या होता है? असंतुलन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और असंतुलन की स्थिति होने से क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी कारण प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हो गई, प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक बार और समझ लो, इकोलॉजी क्या होता है भैया? इकोलॉजी एक अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम जो जितना भी जीव जंतु है, तीन चीज़ हमने बोलती, जीव जंतु, वनस्पति और पर्यावरण के बीच, अजैविक घटक भी लिख लो, अजैविक घटकों तथा पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? इसमें हम वनस्पति, जीव जंतु और अजैविक घटकों के मध्य जो प्रक्रिया चलती है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया अलग अलग तंत्र में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग होती है। जल अब भैया हम जलीय जीव से हमारा क्या लेना देना? मतलब जो समुद्री जीव है, ठीक है, समुद्री जीव से हमको क्या करना? ठीक है, और हमारे सामुदायिक पारिस्थितिकी से उस मछली को क्या करना? ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक तंत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है, मतलब ये इसका एक सिर्फ पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों का प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत होता ही है। अब पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? जो पारिस्थितिकी होती है उसके जो घटक होते हैं उनकी भी संतुलन या सामंजस्यपूर्ण जो संबंध होते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर संतुलित होती है तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी संतुलन। और अगर ऐसी स्थिति संतुलित नहीं होती है तो हमारे पूरी पर्यावरण पर, हमारे पूरी पारिस्थितिकी पर, इकोलॉजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम क्या है? प्राकृतिक आपदाएं आना, प्रदूषण होना, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होना, ठीक है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ना। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं खाद्य श्रृंखला को। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला तो बचपन से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, खाद्य श्रृंखला दैट इज द फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या होता है भाई? ये सूरज है, ठीक है, ये सूर्य है, ये बादल बना दो थोड़ा अच्छे लुक के लिए। ठीक है, सूर्य से रोशनी आई, किसको गई? मैं बताऊँ, आप मत पेड़ पौधे बनाना, क्योंकि पेड़ तो बन जाएगा, बकरी कुत्ते नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना, खाद्य श्रृंखला आती है तो पेड़ आ जाएगा, फिर बकरी आ जाएगी, फिर शेर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। ये डायग्राम बना लेना आप। और फिर इन सबको डिकम्पोज करने, मतलब ये मर जाए तो इनको कौन खाएगा? इनको खोएंगे फंजीज और जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होते हैं भैया? 4 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्तर होते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सूर्य से रोशनी कितनी आती है, कंसेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, आंसर नहीं लिख रही हूँ, पूरी डायग्राम आप बना सकते हैं। 90% एनर्जी जो होती है वो वापस चली आती है, 10% आती है नीचे, पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है, उसमें से भी 1% पेड़ लेता है और फिर हम ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर होता है। ठीक है, अब पेड़ क्या है? इसमें पोषण स्तर प्रथम के हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जो है पेड़ अकेला स्वपोषी है, खुद का खाना बना सकता है, पर बकरी, शेर, मनुष्य ये सब क्या है? परपोषी है। अब पोषण के 4 स्तर होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स, मतलब हरी चीज़ों को खाने वाला। ठीक है, ये का हो जाएगा कार्निवोर्स, मतलब मांसाहारी, ये हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, ये हो जाएगा शाकाहारी और ये हो जाएगा सर्वाहारी।
जो शाकाहारी, मांसाहारी और वनस्पति तीनों को ही खाता है। ये आप लोगों को पता है। और ये हो जाएंगे डीकम्पोजर्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डीकम्पोजर्स। ठीक है, मनुष्य के साथ आप एक उभयचारी भी लिख लेना, उभयचारी भी लिख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ मतलब आता है कि हाँ थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे खाद्य श्रृंखला। ठीक है, एक फूड चेन होता है, एक फूड क्या नाम था यार, फूड चेन का ही था क्या इसमें? जैसे अगर सभी एक दूसरे पे होते ना, कभी कभी मतलब पेड़ों को ये कौवे ने खा लिया। कौवा पेड़ खाता है क्या? बकरी मर गई तो कौवे ने खा लिया, ज़रूरी नहीं कि फंजे आके खाए उसको। मतलब इनके बीच का एक जाल बन जाता है। मतलब खाद्य श्रृंखला अलग होती है, फूड जाल अलग होता है। तो जाल में आप क्या करोगे, इनको क्रॉस कर लोगे। ठीक है, कि चूहे को इसने खाया, टिड्डे को चूहे ने खाया, तो इस टाइप से अलग अलग करके आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है। ठीक है, मतलब खाद्य श्रृंखला ही आएगी। वैसे तो श्रृंखला में इस टाइप से बनाना है, और जाल अगर वो आता है, भोजन जाल क्या बोलते हैं, खाद्य जाल, तो उसमें आपको जाल बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया है? मैक्सिमम चीज़ों को तो मनुष्य ही खाता है। जैसे बकरी हो गई, बकरी को भी मनुष्य ने खा लिया। ठीक है, फिर बकरी को शेर ने भी खा लिया, शेर मर गया उसको तो कौवे ने खा लिया। ठीक है, कौवा था तो उसको चील ने खा लिया। फिर बकरी मर गई तो उसको भी चील ने खा लिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक जाल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। ठीक है, पोषण स्तर भी आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल सा था, इसको तो कुछ वही था, है ना, ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है? एक होता है प्रदूषण, एक होता है प्रदूषक। ठीक है, तो प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि पर्यावरण में अवांछित या हानिकारक पदार्थों के आने से पर्यावरण को क्षति पहुंचना मतलब प्रदूषण है। पर्यावरण को क्षति पहुंचना प्रदूषण है। और पर्यावरण में मतलब प्रदूषण होने के कारक जो होते हैं, प्रदूषण के कारण जिन घटकों से होता है, जिन घटकों के माध्यम से होता है, उनको प्रदूषक बोलते हैं। आया समझ में? प्रदूषण क्या है? वीडियो चल रही है ना? प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में अवांछित हानिकारक पदार्थों का एंट्री होना। क्या है? अवांछित पदार्थों और हानिकारक पदार्थों की एंट्री होना प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण या प्रदूषण जिन कारणों से होता है, उन घटकों का हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, दूसरा आ जाएगा कि ये क्या होता है, जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो जीव के स्वास्थ्य हैं, जीवों का जो स्वास्थ्य होता है उस पर क्या डालते हैं, नेगेटिव पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इसकी भी आ जाएगी कि इनके मिलने से भी क्या होता है, जीवों के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब प्रभाव के आधार पर क्या आएगा, प्रभाव के आधार पर इसको हमने डिवाइड किया है कि जिसको प्रभावित करता है। जैसे अगर वायु को प्रभावित कर रहा है तो वायु प्रदूषण, जल को प्रभावित कर रहा है तो जल प्रदूषण, मृदा को प्रभावित कर रहा है तो मृदा प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि को प्रभावित कर रहा है तो ध्वनि प्रदूषण। तो ये प्रभाव के आधार पर इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसमें आएगा तात्विक आधार पर। क्या? तात्विक आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे रासायनिक हो सकते हैं, ठीक है, रासायनिक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं। रासायनिक कैसे होंगे भैया? रासायनिक जैसे आ जाएगा अपना पारा आ जाएगा, ठीक है, सीसा आ जाएगा, लेड सीसा जो होता है। ठीक है, भौतिक कैसे होगा भैया? प्लास्टिक है, वो भौतिक है, तो प्लास्टिक क्या है? भौतिक प्रदूषक है। जैविक भैया कौन है? जैविक है बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, तो ये सब जैविक प्रदूषक है। ठीक है, तो पहला हम लिख देंगे उनकी डेफिनेशन कि किसी अवांछित पदार्थों का जो है एंट्री होना प्रदूषण कहलाता है, और प्रदूषण जिस कारणों से होता है उन घटकों को हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जीवों के स्वास्थ्य की बात दोनों में आ जाएगी। प्रभाव के आधार पर इसे चार या अधिक भागों में बांटा जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ऊर्जा प्रदूषण बहुत होते हैं। ठीक है, अब इसको तात्विक आधार पर मेनली 3 भागों में बांटा गया है, रासायनिक, भौतिक और जैविक। रासायनिक में लेड सीसा आ जाएगा, भौतिक में प्लास्टिक आ जाएगा, जैविक में बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें हम, ठीक है, 4th पॉइंट आ जाएगा इसके स्रोत की बात करें तो इसका मेनली स्रोत कौन है?
मानव हो सकता है और प्रकृति हो सकता है। मानव हो सकता है, प्रकृति भी प्रदूषण करती है। भूकंप वगैरह आता है, लैंडस्लाइड होता है, मिट्टी उड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है लैंडस्लाइड से, तो मिट्टी बह के जल में जा रही है, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकृति की तरफ से और मानव की तरफ से। अब भैया ये भी होता है मानव भी और प्राकृतिक भी। ठीक है, मानव ने निर्मित किए हैं और प्रकृति ने भी कुछ प्रदूषक निर्मित किए हैं। ठीक है, तो उदाहरण कर लेना। उदाहरण क्या करोगे आप, एक वाहन ले लेना, वाहन मतलब डायग्राम बना लेना है ना। वाहन आएगा, फिर वाहन से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, ये धुआं क्या है, वायु प्रदूषण। धुआं क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक है, और धुएं में क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रदूषक। ये क्या है, प्रदूषक, और ये क्या है, प्रदूषण। तो ऐसे आप डायग्राम बनाकर शो कर देना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको भी समझ में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रदूषण और प्रदूषक। अब नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन को, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको प्राकृतिक संसाधन को डिफाइन करना है तो फर्स्ट यू हैव टू नो संसाधन क्या होता है। वे वस्तुएं जो उपयोगी है, वो क्या है, संसाधन। तो वे वस्तुएं जो उपयोग मानव उपयोगी हो, प्रकृति द्वारा दी गई है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सीधी सी बात है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, जल आ जाएगा, वायु आ जाएगी, ठीक है, सौर ऊर्जा आएगा, वनस्पति आ जाएगा, ताप आ जाएगा, जीवाश्म, खनिज, जीव जंतु, प्राणी, सब प्राकृतिक ही है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग समझ में आते ही है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ग्रीन हाउस जो होता है ना, ग्रीन हाउस एक हाउस है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है भैया, एक हाउस है। वो हाउस जो है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जब हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, GHE लिखा, तो हम बात करते हैं पृथ्वी की। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब केवल ग्रीन हाउस को बात करें तो वो ग्रीन हाउस एक कांच के घर के हाउस की बात होती है, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है तो वो होती है पृथ्वी की बात। ठीक है, अब होता क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस जो ठंडे प्रदेश होते हैं, मेनली जो क्या होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर तापमान कम होता है ना। तापमान कम होना होता है तो वनस्पतियों को उगने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, ऐसे कांच के घर बना दी जाते हैं। अब कांच के घर बनाने से क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, जब सूर्य की ऊर्जा यहाँ आती है तो यहाँ से वापस नहीं निकल पाती वो। ठीक है, अब जब यहाँ से वापस निकल पाती है तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, तापमान यहाँ का बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू बाहर के तापमान से, तो जो कि वनस्पति के लिए अच्छा होता है। तो ये जो ऊर्जा है वो वनस्पति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वहाँ पे वनस्पति उग जाती है। इतना समझ में आ गया, ये है वनस्पति। ठीक है, और ये ताप हो जाएगा, तो ये है हमारा ग्रीन हाउस। ठीक है, अब चूँकि ये जो है कांच का जो बना हुआ है वो उसको नहीं जाने देता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या हो रही है, हमारी पृथ्वी की सतह पे हो रही है। अब पृथ्वी की सतह मान लो ये है अपनी, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह, ये हमारी पृथ्वी। अब हो क्या रहा है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा आ रही है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा आती है। नॉर्मली हम इसमें बात करें, जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर करूँगी। अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज हो गई हैं, ठीक है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, ये सब रेज आ रही है, पृथ्वी की सतह पे आई। यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे आना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर अगर ये लोग नहीं आए तो हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का आना पृथ्वी पे बहुत आवश्यक है, और ये तो प्राकृतिक नियम है कि वो आती हो पृथ्वी में, हमारे जीवन जीने के लिए, वनस्पति के लिए वातावरण निर्मित हुआ है। ठीक, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे तो कांच का घर बनाया गया था, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण क्या हो रही है, पृथ्वी पर कुछ गैसेस, जैसे यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का वातावरण गर्म क्यों है, क्यों गर्म है, जैसे अपन मंगल ग्रह की बात करें, ठीक है, मंगल की बात करो या फिर बुध की बात करो, बहुत
वो गर्म है, तो बुध तो बहुत ही गर्म है। ठीक है, मंगल की बात कर लो। अब भैया मंगल पे जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वो गैसेस नहीं है। CO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, जो मेन गैसेस है वो सभी गैसेस वहाँ पे नहीं है, तो सूर्य की ऊर्जा वहाँ पे क्या होती है, अवशोषित नहीं हो पाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये सब गैसेस उपलब्ध थी, CO2 हो गई, CHO हो गई, N2O हो गई, जल वाष्प हो गई, तो अधिक सभी ग्रहों पे ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या करती है, पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करती हैं। ये गैसेस क्या करती है, पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करती है। इनके नाम नहीं पता तो लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है और ये जल वाष्प है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, जब मानव की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे बीच में ये जो गैसेस हैं, जैसे CO2 की गैस हो गई। CO2 कैसे बढ़ी है, जैसे आप चला रहे हो, इसमें CFC भी लिख लो, CFC। ठीक है, जैसे आप चला रहे हो वाहन, ठीक है, आप कर रहे हो औद्योगिकरण, तो उद्योगों से, वाहन से क्या होता है, धुआं निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, मीथेन भी निकलती है उद्योगों से। ठीक है, जल वाष्प तो खैर है ही। ठीक है, CFC, आप रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ये सब यूज़ कर रहे हो, उससे क्या निकल रही है, CFC। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है भैया, ये लोग तो अवशोषित करती है, इनका नेचर है, ये कोई मानव तो है नहीं कि नहीं मैं नहीं करती। ठीक है, तो अब ये क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। अब पहले तो नॉर्मल रेंज में अवशोषण होता था, पर अब क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी पूरी पृथ्वी क्या बन गई है भैया, हमारी पूरी पृथ्वी तो ग्रीन हाउस बन गई है। ठीक है, कि पृथ्वी, सूर्य की ऊर्जा आ रही है पर वापस नहीं जाने दे रही। कौन नहीं जाने दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं जाने दे रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट मच इज क्लियर टू ऑल, और कुछ इसमें वो है आपको। ठीक है, और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रही है भैया, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वार्मिंग। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ मैं। ओजोन डिप्लीशन पढ़ा है ना, ओजोन लेयर क्षरण, ओजोन डिप्लीशन, तो पेन ख़त्म हो गया वाला भी। ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्या होता है, इसको मिटाओ, बहुत हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्या होता है, देखो ये जो पृथ्वी की ये जो गैसेस है ना, जो इनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जो गैसेस ऊष्मा का अवशोषण करती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस लिख लो, आपको नहीं समझ में आए तो। इन्होंने क्या करा है, पृथ्वी की उससे बाहर नहीं निकलने दी इस ऊर्जा को, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब जब ये बाहर नहीं निकल पा रही है तो एक्चुअल में पता है इसकी रेज का क्या होता है, ये जो UV की रेज है ना, IV की रेज है, तो वो अवरक्त हो जाती है, रेडिएशन में चेंज हो जाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो करती है ओजोन क्षरण, इसमें करती है छेद, ये करती है छेद। समझ में आया आपको, तीनों रिलेटेड हैं, तीनों। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से होती है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन, तीनों एक दूसरे से रिलेट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूरा पृथ्वी ग्रह क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, जिससे कि और ज़्यादा हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वो आ रही हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो खुद आ भी रही हैं और जा रही हैं, तो उसमें छेद करते हुए जा रही हैं। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण भी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अपन को। वीडियोस भी थोड़ी लॉन्ग हो रही है, मैंने सोचा था कि एक वीडियो में इसमें अपन ख़त्म कर देंगे, बट बहुत लंबी 30 मिनट का तो वीडियो हो ही गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे जब भी होगा। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट और समझ लो, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, डिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है, जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैव निम्नीकरण मतलब जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल सीधी भाषा में समझिए कि हमारा पर्यावरण है, क्या है, हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण में घटक है, जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है।
अजैविक घटक भी है। तो कभी कभी क्या होता है, इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कम या ज़्यादा हो जाती है इनकी मात्राएं। तो इनके विशेष गुण, ध्यान सुनना, इनके विशेष गुण और प्रभाव, विशेष गुण और प्रभाव के आधार पर इनको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांट दिया है। किसको? पदार्थों को। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एक होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब जैव निम्नीकरण, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, और एक होते हैं रिसाइकल मटेरियल, जिसको बोलते हैं पुनः चक्रण पदार्थ। रिसाइकल मटेरियल, पुनः चक्रण पदार्थ। सुन लो फिर से, जैव निम्नीकरण पदार्थ, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ, और यह हो जाएगा पुनः चक्रण पदार्थ। अब जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है इनका? प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ये क्या होते हैं? समा जाते हैं, मतलब प्रकृति में क्षमा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसके थ्रू? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा। प्राकृतिक प्रक्रिया इन द सेंस, तो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो हो गए, डिकम्पोजर्स जो हो गए कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, नष्ट, स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और ये प्रदूषण नहीं फैलाते, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आएगी, अब इसमें उदाहरण भी लिख लो भैया। उदाहरण क्या आ जाएगा अपनी? खाद वगैरह ये सब आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते, अर्थात पर्यावरण में ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रह जाते हैं, तो उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मृदा को इफेक्ट कर रहे हैं, वायु में रहे तो वायु को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? प्लास्टिक आ जाएगा, मेटल्स आ जाएगा, धातु वगैरह जो होती है। ठीक है, और पुनः चक्रण पदार्थ कौन से आ जाएंगे? पुनः चक्रण पदार्थ वे पदार्थ जिनका हम रीयूज़ कर सकें, जिनको हम पुनः मतलब पुनः चक्रण करके, मतलब ये पदार्थ, ये दोनों पदार्थ हो सकते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकें, तो पुनर्चक्रण पदार्थ आते हैं। इसमें क्या होता है, हमको कच्चा माल जो होता है वो कम लगता है। ठीक है, ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, और इसके साथ ही जो प्रदूषण है, इससे अपशिष्ट प्रदूषण को कम किया जा सकता है, अपशिष्ट प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बात समझ में आ गई तीनों की? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दी रिसाइकल मटेरियल। ठीक है, तो ये इसमें हमने 3 पढ़ लिया है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड मैंने इसके प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व किया है, तो आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, E- आएगा pathshala.com, ये मेरी वेबसाइट है। इस पर आप पेजेस सर्च कर लिए। मैंने 2 इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प मिल सकती है उनसे भी। ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी होने से बच्चे बोर हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।